कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का हमारा नेक्स्ट मेथड है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इस मॉडल को ध्यान से समझना होगा क्योंकि ये मॉडल जो है बाकी मेथड से डिफरेंट है। बाकी मेथड जो हमने आपको पढ़ाए थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के, उसमें जो है कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जा रही थी कि कंपनी किस तरह सोच रही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर, उनको कितना रिटर्न देना है, उसी को कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान ले रही थी। लेकिन इस मॉडल में जो भी बात कही गई है वो पूरा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है। आप अगर इस जो नेम है इस मॉडल का कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इससे आप कुछ भी हिंट नहीं निकाल सकते कि इस मॉडल में क्या कहा जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर कंपनी ने सोचा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी। क्यों ऐसा सोचा गया है? क्योंकि जब भी इक्विटी शेयर होल्डर जो है इन्वेस्ट करता है किसी भी कंपनी में तो उसके माइंड में पहले से ही कुछ रिटर्न आ जाता है। सपोज मेरे पास कुछ फंड होगा, अगर हम किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदने का सोचेंगे तो हम मन ही मन कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि कंपनी मुझे रिटर्न में देगी। उस रिटर्न को जो मैंने मन में सोचा, इसी तरह मेरे तरह बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे तो सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि इतना रिटर्न कंपनी हमें देगी। तो उसी रिटर्न को उसी इक्विटी शेयर होल्डर की साइकोलॉजी को स्टडी करवाता है ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। यहां पे हम पूरा जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसकी साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे। जो भी इक्विटी शेयर होल्डर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और उसने जो भी एक्सपेक्ट किया होगा रिटर्न, जो भी कॉस्ट, जो उसने एक्सपेक्टेड रिटर्न जो भी वो सोच रहा होगा, उसी को कंपनी अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मान लेगी। जो भी इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को आपको पता है कि कोई भी एक्सप्रेस्ड ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि उनको रिटर्न कुछ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कंपनी नहीं सोचती कि अगर उनको कुछ भी नहीं देना है तो ये भी नहीं कि कंपनी सोच लेती है हम कुछ नहीं देंगे। इतना देती है कंपनी कि उनका मन भर जाए। तो यही चीज यहां पर हमको निकालनी है कि इन्वेस्टर के मन में क्या चल रहा है, उसके मन में कितना रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, उसी को कंपनी कैलकुलेट करेगी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और उसी को कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मान लेगी। तो चलिए समझते हैं। हमने शॉर्ट वे में कुछ पॉइंट वाइज मैंने लेकर समझाया है, तो इसको आप पॉइंट वाइज भी अगर नोट करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा समझना। क्योंकि आपको नोट्स जब मिलेंगे डिफरेंट बुक्स में आपको, तो वो थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में लिख रखे हैं तो जिससे आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझना। तो हमने पॉइंट वाइज ले लिया है, जिसमें हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। मैंने अभी आपको बताया कि ये एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर बात कही जा रही है इसमें। तो हमने यहां लिखा है दिस मॉडल कंसीडर्स इन्वेस्टर व्यू पॉइंट इंस्टेड ऑफ कंपनीज व्यू पॉइंट। बाकी जो मेथड हमने आपको पढ़ाए थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के, उसमें कंपनी जो है अपना व्यू पॉइंट रख रही थी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी होनी चाहिए। यहां पर किसका पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाएगा? इन्वेस्टर का व्यू पॉइंट रखा जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर है हमारा हियर के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू RE। RE क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर के मन में कुछ रेट ऑफ रिटर्न चल रहा होगा, उसी को हमने RE माना। अभी मैंने बताया कि इन्वेस्टर के मन में जो रेट ऑफ रिटर्न आया है उसको कंपनी निकालेगी और वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा कंपनी के लिए। तो हमने देखिए KE को RE के बराबर रख दिया। RE कौन सोच रहा है? इन्वेस्टर सोच रहा है। और RE जो इन्वेस्टर ने मन में सोचा, जो भी परसेंटेज ऑफ रिटर्न उसने डिसाइड किया, वही कंपनी मान लेती है कि मेरे लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है। KE या CE भी हो सकता है, बुक्स में अलग अलग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को डिनोट किया गया है। तो हम KE या CE के टर्म से डिनोट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अभी तक हमने दो चीज देखी कि एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू होगा और KE जो है हमारा RE के बराबर होगा। Here RE is understood as the return based on risk undertaken by investor। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो भी इन्वेस्टर होता है, जब भी वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करता है तो उसको एक तरह का डर होता है मन में कि मेरा पैसा जो है डूब ना जाए, रिटर्न ना मिले हमें। तो वो जो डर है उसी को हमने रिस्क बोला। जो भी इन्वेस्टर है, जब भी इक्विटी शेयर होल्डर कहीं इन्वेस्ट करेगा तो उसके मन में एक डर आएगा कि मेरा पैसा जो हमने लगाया है वो डूब ना जाए या रिटर्न ना मिले मुझे। तो वो ये जो डर है उसी को फाइनेंस में नाम दिया गया है रिस्क।
सारा गेम जो होता है इन्वेस्टर का रिस्क पे होता है। तो यहां पे क्या बोला गया है, RE, जो इन्वेस्टर मन में सोच रहा है, वो जो RE रिटर्न वो जो सोच रहा है वो एक रिस्क की वजह से सोच रहा है, उसी को कंपनी ने बोल दिया RE इज अंडरस्टूड एज द रिटर्न बेस्ड ऑन रिस्क। ये जो रिटर्न आएगा ये किसके बेस पे होगा, जो इन्वेस्टर के मन में डर है, रिस्क है, जो उस रिस्क के बेस पे ही वो RE अपना डिसाइड करता है। जहां ज्यादा रिस्क वहां ज्यादा रिटर्न, यही नॉर्मली जो एक प्रोवर्ब चलता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, उसी के बेसिस पे यहां पे रिस्क वर्ड लाया गया है। सारा गेम जो है इस पूरे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में वो रिस्क का है। तो अब रिस्क के लिए अगर हम आते हैं तो रिस्क को भी समझ लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके के रिस्क होते हैं जनरली। तो जनरली मार्केट में सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क चलता है। हम मार्केट बोल रहे हैं तो आप समझ लीजिए स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जो भी हमारा शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में क्या एक तरह का रिस्क होता है, एक तो सिस्टमैटिक रिस्क होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जाता है तो उसके सामने दो तरह के रिस्क आते हैं, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। दोनों को समझना जरूरी है क्योंकि दोनों से ही हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सिस्टमैटिक रिस्क जो जनरली सब लोग फेस करते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो कंट्रोलेबल नहीं होता है। अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसके सामने सिस्टमैटिक रिस्क आता ही है। ये सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ने अपनी फिस्कल पॉलिसी में कोई चेंज कर दिया जिससे कंपनी के ऊपर इफेक्ट आ गया, कंपनी की शेयर्स की वैल्यू डिक्रीज होने लगी या उनके प्रॉफिट में श्रिंकेज होने लगा गवर्नमेंट की कोई चेंजेस की वजह से, तो गवर्नमेंट चेंज करेगी तो वो कंट्रोलेबल तो है नहीं। हम तो इक्विटी शेयर होल्डर गवर्नमेंट के पास जाके तो बोलेगा नहीं कि इस कंपनी में मेरा पैसा लगा हुआ है, आप अपनी पॉलिसी मत चेंज करिए। सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं डीमोनेटाइजेशन का। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो बहुत सारी कंपनीज जो है डूब गई थी, जिससे इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा जो है चला गया था। एक तरह से जब कंपनी डूबती है तो इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू जीरो हो जाती है अगर कंपनी डूब चुकी है। तो इस तरह के रिस्क जब अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ चेंजेस इन सम गवर्नमेंट पॉलिसी और RBI पॉलिसी, ये जो रिस्क जो बनता है, इस सारे रिस्क को हम सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। तो सिस्टमैटिक रिस्क कौन से हैं, जो मार्केट रिस्क है, जो सबके ऊपर ही चल रहा है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अनकंट्रोलेबल होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे RBI पॉलिसी में कोई चेंज आ जाए जिससे कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ जाए, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी इन्वेस्टर, क्योंकि RBI से जाके तो कोई बोलेगा नहीं कि आप ये पॉलिसी चेंज मत करिए, मेरे कंपनी में शेयर लगे हुए, पैसा लगा हुआ है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। फिजिकल पॉलिसी हो गया या चेंजेस इन कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में कुछ ऐसा चेंज कर दिया गया जिससे उस कंपनी पे इफेक्ट पड़ गया, उस कंपनी का प्रॉफिट या सेल्स डिक्रीज हो गई, तो ऐसे रिस्क जो होते हैं वो सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं। इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करेगा उसके सामने ये रिस्क तो आएगा ही, सिस्टमैटिक रिस्क उसके सामने है, कुछ भी चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। जो दूसरा रिस्क है जो इन्वेस्टर फेस करते हैं वो होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क फर्म स्पेसिफिक होता है, वो इंडिविजुअल कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि उस कंपनी में कितना अनसिस्टमैटिक रिस्क है, उस पे कितना है। तो इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारा रियल लाइफ से रिलेटेड है। सपोज दो कंपनियां हैं, एक है JSW स्टील एंड एक है टाटा स्टील। इन्वेस्टर हैं हमने टाटा स्टील में इन्वेस्ट कर रखा है अपना फंड, 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखा है। ऑर्डर जो है कस्टमर से आएंगे या गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आएंगे स्टील, रॉ स्टील के लिए या फाइन स्टील के लिए, तो गवर्नमेंट के ऑर्डर दोनों को मिल सकते हैं। सपोज मैंने टाटा में इन्वेस्ट कर रखा है, रेगुलर जो ऑर्डर आता था गवर्नमेंट की तरफ से फाइन स्टील का वो टाटा को मिलता था, लेकिन अभी क्या हुआ, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं कि वो ऑर्डर इसको ना मिलकर JSW स्टील को मिल गया, तो इससे क्या होगा, टाटा के शेयर डिक्रीज होंगे, मार्केट में उनकी शेयर की वैल्यू कम होगी और JSW की बढ़ेगी। तो ये देखिए ये जो रिस्क आया स्टील में, जो ऑर्डर टाटा स्टील को ना मिलने से टाटा के शेयर्स पे इफेक्ट पड़ा, तो क्या सारी स्टील सेक्टर पे इफेक्ट पड़ा होगा? नहीं, सिर्फ टाटा के शेयर पे पड़ा, क्योंकि टाटा को वो ऑर्डर मिलता था टाटा स्टील को, लेकिन अब नहीं मिला। तो ये जो रिस्क आया, इसमें अगर शेयर इन्वेस्टेड होगा, इक्विटी शेयर होल्डर इसमें इन्वेस्ट कर रखा होगा, तो उसके शेयर की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, उसके सामने ये रिस्क अराइज हो जाएगा। तो ये एक फर्म स्पेसिफिक हुआ, कंपनी स्पेसिफिक हुआ कि इस कंपनी के ऊपर ही वो रिस्क अराइज हुआ। तो ऐसे रिस्क को अनसिस्टमैटिक रिस्क कहा जाता है। तो इसके और भी नाम है, इडियोसिंक्रेटिक रिस्क या फर्म स्पेसिफिक रिस्क कह सकते हैं, इंडिविजुअल रिस्क कह सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज
इसी का एग्जांपल लेते हैं, टाटा एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। इनके मैनेजमेंट का कोई की पर्सन जो बहुत सालों से काम कर रहा था, उसने यहां से रिजाइन कर दिया। जब टाटा से वो रिजाइन कर देगा तो कंपनी के शेयर पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी में सालों से था। उसकी वजह से कंपनी की गुडविल भी इंप्रूव हुई, मार्केट में उसकी शेयर की वैल्यू भी बढ़ती गई, क्योंकि उसका मैनेजरियल जो एक्टिविटी थी वो बहुत अच्छी थी। टाटा के जो भी की पर्सन था, अगर वो रिजाइन कर देगा तो इस टाटा के शेयर पे इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि कंपनी का कोई भी अगर की पर्सन रिजाइन करता है तो कंपनी के शेयर पे इफेक्ट पड़ता है, कंपनी के मैनेजमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो कंपनी के किसी की पर्सन के रिजाइन करने की वजह से इन टाटा के जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज करेगी। तो ये भी स्पेसिफिक है, टाटा का की पर्सन रिजाइन किया है तो टाटा के शेयर पे ही इफेक्ट पड़ेगा, जेएसडब्ल्यू पे नहीं पड़ेगा, ना रेन इंडस्ट्रीज पे पड़ेगा, ना रिलायंस पे पड़ेगा, ना इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे पड़ेगा। ये सब पे नहीं पड़ेगा, ये एक फर्म स्पेसिफिक या कंपनी स्पेसिफिक रहेगा। ऐसे रिस्क को अनसिस्टमैटिक रिस्क कहा जाता है। अच्छा, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं नेस्ले का। तो नेस्ले कंपनी का जो प्रोडक्ट है सबसे फेमस मैगी। मैगी को लेकर किसी कस्टमर ने लॉ सूट फाइल कर दिया, जो कंपनी के हारने के चांसेस है। तो अगर कोई लॉ सूट फाइल कर देगा नेस्ले कंपनी के ऊपर और कंपनी के उस लॉ सूट को हारने के चांसेस हैं, तो उससे क्या होगा, नेस्ले के शेयर पे इफेक्ट पड़ेगा, नेस्ले के शेयर डाउन होंगे। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं कि सेबी ने फाइन चार्ज कर दिया इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से नेस्ले के ऊपर, तो नेस्ले के शेयर जो है डिक्रीज कर जाएंगे। फाइन चार्ज हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज होगा, जिससे नेस्ले के जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज होगी। ऐसे जो हमने इतने सारे एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया, ये जो रिस्क अराइज हो रहा है ये अनसिस्टमैटिक होता है और ये एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से होता है और किसी एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर लगता है। ऐसे रिस्क को हम अनसिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। तो इसके और भी नेम हमने आपको बताए थे, इडियोसिंक्रेटिक रिस्क भी कह सकते हैं, या किसी की मैनेजरियल पर्सन की रिजाइन करने की वजह से हो जाए। तो ऐसे रिस्क, तो ओवरऑल आपको टोटल रिस्क दिखे आपको सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक। अब इसमें से ये वाले रिस्क जो है इसको तो कंट्रोल किया नहीं जा सकता, ना हम गवर्नमेंट के पास जाके बोल सकते हैं कि ये पॉलिसी चेंज मत करिए, मेरा इन्वेस्टेड है इसमें, इस कंपनी में शेयर इन्वेस्ट है, अगर आप पॉलिसी चेंज करेंगे तो मेरे शेयर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कंट्रोलेबल नहीं होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो ये थोड़े कंट्रोलेबल होते हैं। कैसे? सपोज मैंने एग्जांपल लिया था, टाटा स्टील को ऑर्डर ना मिलकर जेएसडब्ल्यू स्टील में मिल गया, तो एक रैशनल इन्वेस्टर क्या करेगा, जब उसको दिख रहा है कि टाटा को ना मिलकर किसी और को जा सकता है, तो वो क्या करेगा, स्टील सेक्टर में ऐसी ऐसी कंपनी को ढूंढेगा जहां पे ऑर्डर जाने के चांसेस हैं और अपने फंड को डाइवर्सिफाई करेगा। टाटा में भी लगा देगा, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी लगा देगा, आपका और भी स्टील सेक्टर्स की कंपनी में अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करेगा। टाटा को अगर ऑर्डर नहीं मिलेगा तो वो किसको मिल जाएगा, जेएसडब्ल्यू को मिल जाएगा या किसी और को मिल जाएगा। अगर हमने टाटा में भी इन्वेस्ट कर रखा है, जेएसडब्ल्यू में भी इन्वेस्ट कर रखा है या किसी और स्टील कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रखा है, ऑर्डर जो है किसी और को मिलना ही है। अगर टाटा गिरेगा तो जेएसडब्ल्यू बढ़ जाएगा उस केस में। तो हमने अपने रिस्क को देखिए डाइवर्सिफाई कर लिया ना। पहले हम सिर्फ टाटा में थे तो मेरा रिस्क आया और वो गिर गया शेयर, मेरा वैल्यू इन्वेस्टेड भी डिक्रीज हो गया। तो हमने यहां पे क्या सीखा कि हम अपने रिस्क को क्या कर दें, डाइवर्सिफाई कर दें अपने रिस्क को, जिससे हम अपने इन्वेस्टेड मनी को बचा सकते हैं। तो आपको यहां पे समझ में आया कि ओवरऑल जो गेम हो रहा है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, वो अनसिस्टमैटिक रिस्क का है। इसी अनसिस्टमैटिक रिस्क को इन्वेस्टर लेता है और इसी अनसिस्टमैटिक रिस्क को लेकर अपने इक्विटी शेयर जो भी वो इन्वेस्ट करता है उसको डाइवर्सिफाई करता है और एक रिटर्न एक्सपेक्ट करता है वो मन में। तो हमारा एक फेमस प्रोवर्ब है जो हमने सुना है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो ये किस रिस्क के ऊपर अप्लाई होगा? इस रिस्क से तो बचा जा सकता है। कैसे इस रिस्क से हम बचेंगे? अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देंगे। एक इंडिविजुअल कंपनी में अपना पूरा पैसा नहीं लगाएंगे, उसको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में हम अपना डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो को डिजाइन करेंगे। तो इस रिस्क से तो हम बच गए। लेकिन जो रिस्क मेरे सामने आएगा, जो मेरे हैंड में नहीं है, वो रिस्क है सिस्टमैटिक रिस्क। तो ये जो एक प्रोवर्ब जो आपने सुना है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, वो किस रिस्क के ऊपर अप्लाई होता है? सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर। तो देखिए यहां पे हमने लाइन लिखी, फेमस प्रोवर्ब, हाई रिस्क हाई रिटर्न अप्लाइज टू सिस्टमैटिक रिस्क ओनली। तो इससे आपको आज एक नई चीज पता चली कि मार्केट में जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे सामने सिस्टमैटिक रिस्क है, जिसकी वजह से हम हाई रिस्क और हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अनसिस्टमैटिक से बचा जा सकता है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके। A rational investor would always keep its risk level well diversified
so that its total risk is equal to systematic risk only। तो देखिए अब इसी से हमें पता चला कि हम अपने अनसिस्टमैटिक रिस्क को पूरी तरह नील कर सकते हैं जब हम अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दें, वेल डाइवर्सिफाई कर लें। तो उससे क्या निकल कर आएगा कि मेरे सामने सिर्फ एक सिस्टमैटिक रिस्क ही बचेगा। इसका मतलब हम जो रिस्क उठा रहे हैं मार्केट में इन्वेस्ट करके वो सिस्टमैटिक रिस्क ही है बस। तो वही चीज लिखी, एक रैशनल इन्वेस्टर जो है अपने पोर्टफोलियो को, अगर आप रैशनल इन्वेस्टर हैं, आपने ये सब समझ लिया, तो अब आप क्या करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे और अनसिस्टमैटिक रिस्क से बचेंगे। लेकिन ये रिस्क तो आपके हैंड में नहीं है, तो आपने जो भी अपना इन्वेस्टमेंट किया वो कौन सा रिस्क लेकर किया, ओनली सिस्टमैटिक रिस्क। देखिए वही लाइन लिखी है, रैशनल इन्वेस्टर वुड ऑलवेज कीप इट्स रिस्क लेवल वेल डाइवर्सिफाइड, अपना रिस्क लेवल वेल डाइवर्सिफाइड रखेगी जो अनसिस्टमैटिक लेवल का है, so that its total risk is equal to systematic risk only। तो आई थिंक आपको अब समझ में आया पूरा जो रिस्क की थ्योरी थी वो क्या है। अब इससे रिस्क तो लेकिन आ ही रहा है, उस रिस्क के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे सामने सिस्टमैटिक रिस्क है। सिस्टमैटिक रिस्क इज मेजर्ड थ्रू बीटा। अब यहां इस कॉन्सेप्ट में, CAPM मॉडल के कॉन्सेप्ट में हमने सिस्टमैटिक रिस्क को एक टर्म दे दिया बीटा के नाम से। मतलब अब हम इसको मेजर करेंगे, जो हम रिस्क उठा रहे हैं, इन्वेस्टर जो रिस्क उठा रहा है वो बीटा के टर्म्स में मेजर करेगा। अब ये बीटा क्या होता है, तो चलिए देखते हैं क्या है बीटा। बीटा इज डिफाइंड एज सेंसिटिविटी ऑफ चेंजेस इन सिक्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। देखिए बीटा को यहां रिस्क की तरह बोला गया है। हमने क्या बोला, सिस्टमैटिक रिस्क को किससे मेजर करेंगे, बीटा की हेल्प से। अब ये बीटा क्या है, बीटा जो है रिस्क है हमारा। अब रिस्क कहां होगा, जो इन्वेस्टर है वो मार्केट में जाके पैसा लगाएगा, और मार्केट में कैसे पैसा लगाएगा, किसी एक कंपनी के किसी शेयर को परचेज करके, या किसी सिक्योरिटी, किसी एक कंपनी की सिक्योरिटी को परचेज करके। जब वो किसी कंपनी की सिक्योरिटी को परचेज करेगा तो वो पूरे मार्केट में से एक सिक्योरिटी को उठाएगा। एक सिक्योरिटी को उठाएगा तो उस पर रिस्क है कोई, और जो मार्केट में ऑलरेडी जो मार्केट का रिस्क चल रहा है वो अलग। इन दोनों की वजह से जो रिस्क आया, एक्स्ट्रा रिस्क जो इन्होंने उठाया, उसी को हमने बीटा के नाम से मेजर किया। अब यहां पे क्या है, मार्केट में हम जैसे ही एंटर करेंगे रिस्क स्टार्ट है। मतलब एक इन्वेस्टर आया, मार्केट में पहले एंटर किया, तो मार्केट में वो जैसे ही एंटर करेगा उसके सामने एक रिस्क आ गया। अब वो रिस्क जो है कंपनी बाय कंपनी डिफर करेगा। डिफर जो करेगा वो कैसे करेगा, एक कंपनी का उठाएगा शेयर और उस पर रिस्क देखेगा। मतलब मार्केट का तो रिस्क है ही, उसके साथ साथ कंपनी का भी एक रिस्क और ऐड हो गया। तो देखिए यहां क्या लिखा है, बीटा क्या है, बीटा इज डिफाइंड एज सेंसिटिविटी ऑफ चेंजेस इन सिक्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न। मतलब इस सिक्योरिटी में कितना रेट ऑफ रिटर्न जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें, रेट ऑफ रिटर्न में किसके रिस्पेक्ट में, पूरे मार्केट के रेट ऑफ रिटर्न के कंपैरिजन में। इसी को बीटा कहते हैं। क्यों, अब आपको हम एक जनरल टर्म में समझाते हैं। सपोज हम मार्केट में गए, अपने फंड को लगाने की हम सोच रहे हैं, तो हम जैसे ही मार्केट में जाने की सोच रहे हैं तो मेरे सामने एक रिस्क आ गया। अब हम किसी कंपनी के शेयर को जब खरीद रहे हैं तो हम चाहेंगे ना कि मेरा आते ही एक रिस्क तो आ रहा है, उस पर रिटर्न आए, मार्केट में एंटर करते ही रिटर्न आए, और जिस कंपनी की सिक्योरिटी को खरीद रहे हैं उससे भी रिटर्न आए। मतलब एक तरह से हम दो तरह का रिटर्न, दो तरह के रिस्क को फेस कर रहे हैं। कंपनी बेस्ड रिस्क भी है और पूरे मार्केट का भी रिस्क मेरे सामने है। तो दोनों के जब हम परसेंटेज चेंज को हम डिवाइड करते हैं आपस में, तो हमें एक्स्ट्रा पता चलता है कि हमने कितना रिस्क उठा के कितना एक्स्ट्रा अर्न किया। यही तो इन्वेस्टर चाहता है। मार्केट में तो रिस्क ही आने से, अब उस रिस्क को उठाने के बाद हम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, वही मेरा रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है। उसी को मेजर करने के लिए हमने बीटा यूज किया। आई थिंक इसमें अभी आपको एक जनरल वे में समझ में आया। अब हम इससे कुछ टर्म्स को आपको समझाते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है सेंसिटिविटी, बीटा को बोला गया है सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी वर्ड जो है थोड़ा टेक्निकल वर्ड यहां यूज कर दिया गया। इसका एक इजी वर्ड है परसेंटेज चेंज। आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, आपने देखा होगा इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए फॉर्मूला होता था परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इससे आप इलास्टिसिटी निकाल देते थे। तो वही चीज है यहां पे। अब हम आपको परसेंटेज चेंज के टर्म्स में रीड करके बताएंगे तो ज्यादा इजी समझ में आएगा। जैसे यहां पे अभी हमने आपको मार्केट और कंपनी के टर्म्स में समझाया, उसी तरह बीटा को हम मार्केट और कंपनी के टर्म्स में ही समझाएंगे, लेकिन परसेंटेज चेंज वर्ड यूज कर देंगे सेंसिटिविटी की वजह से को हटाकर। बीटा इज डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन द सिक्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न। मतलब सिक्योरिटी मतलब एक इंडिविजुअल कंपनी के परसेंटेज चेंज, सिक्योरिटी में कितना चेंज आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है आपका डिवीजन, विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। जो परसेंटेज चेंज मार्केट में हुआ और उसका इफेक्ट जो है एक कंपनी मतलब सिक्योरिटी के ऊपर पड़ा, यही डिवीजन करके हमें बीटा पता चलेगा जो मेरा रिस्क है, जो एक इन्वेस्टर
रिस्क जो ले रहा है। यहां से हमारा बीटा का फॉर्मूला निकल कर आ गया। बीटा इज डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन, यहां लिखा है सेंसिटिविटी ऑफ चेंजेस इन सिक्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न होल डिवाइडेड बाय, विद रिस्पेक्ट टू, जो वहां वर्ड यूज किया है उसको हम डिवीजन बोलते हैं, रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंजेस इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट में तो रिस्क है ही, जैसे ही हम मार्केट में एंटर करेंगे तो रिस्क तो है ही। हम किसी सिक्योरिटी में जब लगा रहे हैं तो एक्स्ट्रा कितना मैंने रिस्क फेस किया जिसकी वजह से रिटर्न एक्स्ट्रा अर्न किया मैंने, वो चीज है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो इसी को लेकर अब हम एक केस समझाएंगे मार्केट और सिक्योरिटी के बेसिस पे। अच्छा, हम बार बार मार्केट वर्ड यूज कर रहे हैं, तो मार्केट का मतलब ये नहीं कि अमीनाबाद हो गया, आपका बड़ा बाजार हो गया कोलकाता में, तो ये सब हम चीज नहीं यूज कर रहे हैं। हम आपको मार्केट बताना चाह रहे हैं जो फिक्टिशियस मार्केट है, जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गया इंडिया में, एनएससी और बीएससी, हम इस मार्केट की बात कर रहे हैं, उसके रिटर्न की बात कर रहे हैं, नॉट आपका जो आपके सिटी में जो मार्केट होता है उसमें जो रिटर्न आ रहा है वो नहीं। हम फिक्टिशियस मतलब हम आते हैं नेशनल लेवल पे, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कुछ लोग जो होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं या किसी दूसरी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाते हैं, जैसे नैस्डैक हो गया, आपका डॉ जोन्स हो गया, या फिर ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के लेवल पे आ जाते हैं रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए। तो मार्केट हम उसी को बोल रहे हैं जो फिक्टिशियस नेचर का है। सिक्योरिटी का मतलब है यहां पर किसी एक कंपनी का जो सिक्योरिटी है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। तो देखिए, कंपनी में मार्केट में अगर 10% का रिटर्न आ रहा है तो सिक्योरिटी पे 12% का रिटर्न दे रहा है। अगर मार्केट में 10% का रिटर्न मिल रहा है तो एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी पे 12% का रिटर्न आ रहा है। अगर मार्केट में 15% का रिटर्न आ रहा है तो सिक्योरिटी हमें 19% का रिटर्न दे रही है। तो यहां से तो हमें पता चल रहा है कि 10 से 15% होने पे हमें 7% का डिफरेंस रिटर्न मिला। लेकिन हम तो रिस्क निकाल रहे हैं। रिस्क कब है? जब हमारा रिटर्न 15 से 10 हो जाए, तभी तो रिस्क है ना। और उसकी वजह से मेरी कंपनी में रिटर्न 19 से 12 हो जाए, तो हम किसको देखेंगे? ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर आने की तरफ देखेंगे कि हम रिस्क वाले पार्ट को देखेंगे। हम निकाल क्या रहे हैं? रिस्क। तो हम किसको देखेंगे कि हम 15 से 10 की तरफ आ गए तो मेरे ऊपर क्या रिस्क है। 19 से मेरा 12 का सॉरी रिटर्न आ गया, ये मेरा रिस्क है। अब इसी रिस्क को हम मेजर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बीटा। अब बीटा का हमने क्या बोला? परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ सिक्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न में? 7% का चेंज हुआ, तो ये 7% हो गया अपॉन परसेंटेज चेंज इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो मार्केट में कितने का चेंज हुआ? 5% का। तो 5% का चेंज हुआ, तो इससे हमें पता चला 1.4 का मेरा बीटा है। परसेंटेज कैंसिल हो गया, 1.4 बचा मेरे। तो हमारा रिस्क जो है 1.4 है। एक तरह से देखा जाए कि हमारा जो बीटा निकल कर आ रहा है किसी एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने से, तो मेरे सामने 1.4 का बीटा मतलब रिस्क है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट में अगर चेंज आ रहा है 1% का, तो जो हमारा सिक्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न है, जो बीटा ऑफ सिक्योरिटी हम निकाल रहे हैं, इसमें 1.4% का चेंज आएगा। तो हमें क्या पता चल रहा है? इफ मार्केट रेट ऑफ रिटर्न चेंजेस बाय 1%, then security rate of return changes by 1.4%। तो इससे हमें पता चला मार्केट में एंटर करते ही रिस्क है। तो मार्केट में जब हम एंटर करेंगे तो रिस्क है। तो रिस्क कितना है? 1 रिस्क है। अब आप बोलेंगे कि ये 1 रिस्क कहां से आया, तो इसका भी हम फॉर्मूला आपको समझाते हैं कैसे डिराइव हुआ कि मार्केट में एंटर करते ही रिस्क है। तो जैसे यहां पे बीटा ऑफ सिक्योरिटी हम निकाल रहे हैं, मतलब जो रिस्क हम निकाल रहे हैं एक सिक्योरिटी का निकाल रहे हैं। अगर हमें बीटा ऑफ मार्केट निकालना है तो हम क्या करेंगे? जहां सिक्योरिटी लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे? मार्केट लिख देंगे। तो इससे हमारा अगर इसी में पुट करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? परसेंटेज चेंज इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न अपॉन परसेंटेज चेंज इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो बीटा ऑफ अगर हम मार्केट निकालें तो मेरा फॉर्मूला बना परसेंटेज चेंज इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न अपॉन परसेंटेज चेंज इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना चेंज हो रहा है? परसेंटेज चेंज 5%। नीचे से ऊपर जाएंगे क्योंकि हम रिस्क को मेजर कर रहे हैं, 5%। इसी तरह मार्केट रेट ऑफ रिटर्न फिर 5% है क्योंकि दोनों का चेंज। तो हमारा मार्केट में एंटर करते ही रिस्क कितना हुआ? 1। तो मतलब मार्केट में एंटर करते ही हमारा रिस्क 1 हो जाता है। अब जो सिक्योरिटी में जब लगाते हैं जो एक्स्ट्रा रिस्क लेकर, तो उससे रिटर्न मेरा 0.4% मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि रिस्क
जब किसी सिक्योरिटी में लेकर किया जाता है तो रिटर्न ज्यादा मिल गया यहां पर, तो वही चीज यहां पे मेजर करता है इन्वेस्टर अगर हम मार्केट में 1 होता है। अच्छा, तो कुछ ऐसी सिक्योरिटीज भी होती होंगी जहां पे रिस्क फ्री है, तो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती हैं गवर्नमेंट की, या फिर आप क्या करिए पैसे को अपने घर में रखिए, वहां पे कोई रिस्क नहीं है, अपनी तिजोरी में ताला बंद करके उसमें रख दीजिए, उसको टच भी ना करिए, तो आपके सामने कोई रिस्क नहीं है, मतलब कुछ भी रिस्क नहीं है, मार्केट में भी नहीं गए आप, तो इसका मतलब है कि जीरो रिस्क। लेकिन ऐसे कुछ मार्केट में सिक्योरिटीज भी हैं जो जीरो रिस्क के नाम से हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं? सपोज गवर्नमेंट लोन लेती है जब पब्लिक से, तो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, उसमें बोलती है कि 6% के हिसाब से हम आपको रेगुलर रिटर्न देते रहेंगे, तो उसका अगर हम बीटा निकालते हैं, बीटा ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जहां पे हमने बोला आपको रिस्क जीरो है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बीटा क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन गवर्नमेंट रेट ऑफ रिटर्न, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेट ऑफ रिटर्न, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेट ऑफ रिटर्न अपॉन परसेंटेज चेंज इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमने आपको बताया कि एक ही तरह का रिटर्न मिलता है, 6% दे रही है तो हर साल वो 6% देती रहेगी, तो यहां से यहां आने का चेंज कितना है? 0%। लेकिन मार्केट में जो चेंज हो रहा है वो 5% हो रहा है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रेट ऑफ रिटर्न 0 और मार्केट का 5%, तो हमारा अल्टीमेटली 0 ही आया ना। मतलब ऐसा सिक्योरिटीज है ये जहां पे हमारा बीटा 0 हो जाता है, मार्केट में एंटर करते ही बीटा 1 है, मेरा एक रिस्क आ ही गया। अब किसी इंडिविजुअल सॉरी सिक्योरिटीज में लगाएंगे तो हमारा बीटा 1.4 हो जाएगा, मतलब 0.4% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मार्केट में एंटर करते ही 1 रिस्क है। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम अपने एजम्पशन पे आते हैं। उसके पहले एक रिकॉल कर लेते हैं कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया। मैंने आपको बताया कि अगर हम बिना रिस्क के अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे 6% ऑफ रिटर्न मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, मतलब वहां रिस्क नहीं है, तो हमने नाम दे दिया RF विच इज 6%, जो हमने गवर्नमेंट का एग्जांपल लिया था जहां बीटा मेरा 0 था। अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा 10% रिटर्न आ रहा है, मतलब हमने रिस्क लिया, मार्केट में आते ही रिस्क है, एक रिस्क है जो अभी हमने निकाल कर दिखाया था कि 1 रिस्क है, तो 1 रिस्क लेते ही मेरे पास 10% का रिटर्न आ रहा है। ये सभी को पता है, मतलब जो इन्वेस्टर हैं हमारे, उनको सब कुछ पता है कि अगर हम रिस्क बिना लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 6% कमा ही लेंगे। अगर हम मार्केट में लगाते हैं, मतलब मार्केट एक फिक्शनल मार्केट है जहां पे पैसा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यहां पे बताया गया है कि मार्केट में अगर हम लगाते हैं तो 10% रिटर्न आता है। अब ये दो चीज जो है मैंने भी आपको बताई, और एक मैंने ये चीज और बताई थी कि बीटा ऑफ एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का जब निकालते हैं तो 1.4 आ रहा था, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया था, परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन मार्केट, तो वो 1.4 आ रहा था। तो अब इन तीनों को लेकर हम आपको बताएंगे कि कैसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाले। इन सबको लेके हम क्या निकालेंगे? जो इन्वेस्टर एक्स्ट्रा सोच रहा है रिस्क फ्री से, जो एक्स्ट्रा सोच रहा है, एक परसेंटेज जो आएगा वही कॉस्ट ऑफ अ कंपनी हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। उसके पहले हम आते हैं एजम्पशन देखते हैं अपने क्या है। इन्वेस्टर आर रैशनल इन नेचर। इस CAPM मॉडल के अपने कुछ एजम्पशन है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी बातें बोली गई हैं जो रियल लाइफ में अप्लाई ही नहीं होती हैं। क्या कोई जरूरी है कि गवर्नमेंट के ऊपर रिस्क नहीं है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी रिस्क होती है कि अगर सपोज अभी बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने रिस्क फ्री सिक्योरिटी 6% पे निकाल दी, नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो वो चेंज कर सकती है, आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो उस केस पे 6% से 7% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है। तो रियल लाइफ पे ये अप्लाई नहीं होता, बस एक कैलकुलेशन बेसिस पे समझा दिया जाता है। तो एजम्पशन है हमारा, इन्वेस्टर आर रैशनल इन नेचर। इन्वेस्टर को सब कुछ पता है, आपका CAPM मॉडल भी पता है, और मार्केट में क्या चल रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है, उसको सब कुछ पता है। मार्केट बिलोंग्स टू होमोजेनियस रिस्क क्लास, मतलब मार्केट में कोई भी सिक्योरिटी खरीदते हैं तो एक ही तरह का रिस्क है सब पे, तो ये चीज यहां एजम्पशन बोली गई, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। स्टील सेक्टर पे अलग रिस्क होता है, IT सेक्टर के शेयर्स पे अलग रिस्क होता है, सबके अलग अलग रिस्क है, लेकिन यहां पे इन्होंने होमोजेनियस कर दिया, मतलब एक तरह का रिस्क है, कोई भी शेयर आप उठाइए। वो कौन सा रिस्क? सिस्टमैटिक रिस्क। नेक्स्ट इज ऑल इन्वेस्टर्स हैव होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन। क्या रियलिटी में होता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन 12% है तो दूसरे की भी 12 होगी? हो सकता है उसकी 6% हो, 6% नहीं 10% हो, 20% हो, डबल होने की एक्सपेक्टेशन हो, लेकिन यहां पे बोला कि सारे इन्वेस्टर जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होमोजेनियस है। नेक्स्ट इज कॉस्टलेस ट्रांजैक्शन। जब भी हम किसी कंपनी की सिक्योरिटी परचेज करते हैं तो मेरे सामने ब्रोकरेज चार्ज आ जाता है, डिफरेंट चार्जेस आ जाते हैं, रियल लाइफ में होता है ये, लेकिन यहां बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मार्केट से कभी भी कोई भी शेयर उठा के खरीद सकता है, कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। ये एक एजम्पशन है इनका, कॉस्ट लेस ट्रांजैक्शन। टैक्स लेस वर्ल्ड, मतलब यहां पे टैक्स भी नहीं पड़ेगा। जब आप कोई सिक्योरिटी खरीदते हैं मार्केट से तो उस पर GST चार्ज होता है रियल लाइफ में, लेकिन इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम आपको मॉडल में टैक्स भी जोड़ते हैं ना,
रिटर्न के साथ साथ हम टैक्स भी डिडक्ट करवाते, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि इस मॉडल का ये एजम्पशन है कि टैक्स नहीं है, चार्ज नहीं है, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन बराबर है। मार्केट ट्रेड एट इक्विलिब्रियम, मतलब मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहता है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, इक्विलिब्रियम पे ही चलता है हमेशा। इसको अभी हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इक्विलिब्रियम वाली चीज। तो मेरे एजम्पशन कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम आते हैं अपने फाइनल आउटकम पे। मेरा फाइनल आउटकम क्या है सीएपीएम मॉडल का, कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकाली जाए। मतलब इस वाले मॉडल में बोला गया था इन्वेस्टर का रिटर्न कैसे निकाला जाए, वही कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होती है। हमने यहां लिख लिया RE, मतलब रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी शेयर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी। दोनों बराबर माने जाते हैं सीएपीएम मॉडल में, क्योंकि यहां उल्टा चलता है, इन्वेस्टर क्या सोच रहा है उसको निकालते हैं, वो कंपनी उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लेती है। तो चलिए अब हम डिराइव करते हैं कि कंपनी जो इन्वेस्टर है वो कैसे अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेगा, रिटर्न निकालेगा, कंपनी जिसको वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लेगी। तो अभी मैंने आपको बताया रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में 6% रिटर्न आ रहा है, मार्केट में एंटर करते ही 10% रिटर्न मिल रहा है। अगर हम किसी इंडिविजुअल सिक्योरिटी बीटा ऑफ सिक्योरिटी निकालते हैं तो 1.4 मिल रहा है। तो हमें निकालना क्या है, जो रैशनल इन्वेस्टर है वो तो 1.4 में ही इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी उसको ज्यादा मिलेगा। तो रिटर्न ज्यादा कैसे मिलेगा, हमें रिटर्न निकालना पड़ेगा किसी सिक्योरिटी का। तो वो निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना होता है। पहले हम एक जनरल वे में समझाते तो आपको समझ में आ जाएगा हम कर क्या रहे, फिर उसमें एक फॉर्मूला बता देंगे कैसे बनाइए फॉर्मूला। तो देखिए, जब कोई भी रिस्क नहीं उठा रहे तो 6% मिल ही रहा है। अगर हम मार्केट में आ रहे तो 10% मिल रहा है। मतलब जब हम 0 से 1 पे आ रहे हैं, एक रिस्क उठा रहे तो मुझे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है जब हम 1 का चेंज कर रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर है वो रैशनल है, वो ज्यादा की तरफ जाएगा 1.4 की तरफ। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1.4 की तरफ आने का सोचेगा वो, कि हम रिस्क फ्री पे 6% तो मिल ही रहा है, अगर किसी कंपनी की सिक्योरिटी में लगा देते हैं तो 1.4 मिलेगा। अच्छा, वो मार्केट में क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि हमने बताया मार्केट फिक्शनल है। यहां पर एनएससी बीएससी को आप नहीं खरीद सकते। आप किसी मार्केट में जाएंगे तो किसी एक शेयर को खरीदेंगे, ना कि पूरे एनएससी को खरीद लेंगे। तो इसलिए वो मार्केट में नहीं लगा सकता। तो वो कहां अल्टीमेटली आएगा, किसी एक सिक्योरिटी के पास आएगा। सिक्योरिटी का बीटा कितना निकला था, 1.4, मतलब वहां पे रिस्क है 1.4। अगर हम 0 से 1 रिस्क उठा रहे हैं तो 4% का रिटर्न है। अगर हम 0 से 1.4 निकाल रहे हैं तो मेरा बीटा कितना हो जाएगा उस केस में, 4 इंटू 1.4 विच इज 5.6%। तो ये हमारा रिटर्न आया एक सिक्योरिटी का जब मैंने 1.4 का रिस्क उठाया। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमें 6% तो मिल ही रहा था जब मैंने कोई भी रिस्क नहीं उठाया। जब मैंने 1.4 का रिस्क उठाया तो ओवरऑल मुझे क्या मिला, 6% मिला और 5.6% मिला। अल्टीमेटली मुझे 11.6% का रिटर्न मिला। यही मेरी क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है, और यही जो इन्वेस्टर है उसका रिटर्न है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, सिंपल वे में मैंने समझाया। अब इसी का हम एक फॉर्मूला पुट करते हैं। तो फॉर्मूला हम इसका जनरेट कर देंगे, जैसे हमने आपको बताया कि 6% रिटर्न जो है ऐसे ही मिल रहा है। तो हमारा जो रिटर्न है वो कैसे निकलेगा, इसी को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कैसे निकलेगा, 6%, मतलब रिस्क फ्री सिक्योरिटीज जो हम बिना इन्वेस्ट किए निकाल रहे हैं, मतलब 6% क्या है, RF है, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, प्लस 5.6। ये 5.6 कैसे आया था, 4 इंटू 1.4। तो 1.4 क्या है मेरा, बीटा ऑफ सिक्योरिटीज। तो हमने क्या लिखा, बीटा ऑफ सिक्योरिटीज को मल्टीप्लाई करवाया किससे, डिफरेंस से, जो मेरा 4 आया था। ये 4 कहां से आया था, 0 से मार्केट के रिटर्न पे, 0 से इसके रिटर्न को माइनस करने पे। मतलब मैंने रिस्क फ्री सिक्योरिटीज और रिस्क ऑफ मार्केट को जब मैंने डिडक्ट किया था तो मेरा 4 आया था। देखिए 10 - 4, तो हम यहां लिख सकते हैं RM माइनस RF। तो यही फॉर्मूला तो है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। यही चीज निकालने के लिए हमने आपको इतनी सारी चीजें समझाई। आई थिंक अब ये समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने एक यूनिटरी मेथड से समझाया जो सिंपल मैथमेटिक्स की फॉर्म में निकालते हैं, और ये पूरा डेरिवेशन था। डेरिवेशन का आउटकम क्या निकला, ये फॉर्मूला। यही है मेरा सीएपीएम मॉडल। इसको अब हम ग्राफिकल वे में भी समझाएंगे। पहले इसको हम इस फॉर्मूले में ये सारी चीजें पुट करके फिर से 11.6 निकाल कर दिखाते हैं। तो हमने RF क्या लिया है, 6, तो ये मेरा 6 हो गया, प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटीज कितना है, 1.4, RM कितना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट में 10% है, माइनस रिस्क फ्री सिक्योरिटीज का 6% है, 6%। तो अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 6 प्लस 1.4 इसका है 4। तो देखिए यहां आपका
5.6 हो गया प्लस 6 11.6%। यही मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है। आई थिंक बहुत इजी डेरिवेशन था। ये चीज आपको अगर समझ में आ गई है तो आप ये फॉर्मूला इजीली डिराइव कर सकते हैं। हम कुछ चीजें और बता दें आपको कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया वो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय हमारा इन्वेस्टर है। उसी को हम अब कुछ टेक्निकल वर्ड देकर हम समझा रहे हैं जो आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो मैंने भी आपको बताया कि मार्केट में जो इन्वेस्टर है उसको पता है कि हमें रिस्क फ्री जो सिक्योरिटी है उस पे रेट ऑफ रिटर्न 6% मिल ही रहा है। लेकिन जब इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाएगा तो कैसे बोलेगा? वो बोलेगा कि हम रिस्क बिना लिए जो है 6% तो हमें मिल ही रहा है। आपके यहां रिस्क प्रीमियम कितना है, मतलब जो हम रिस्क उठा रहे हैं उससे मुझे एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, तो इसी तरह वो बात करेगा। मतलब बोलेगा कि 6% तो हमें मिल ही रहा है, आप 6% के ऊपर कितना देंगे, तो इसी तरह आप भी बात करेंगे। तो क्या हुआ, हमारा रिटर्न जो एक्सपेक्टेड है इन्वेस्टर का वो है मिनिमम रिटर्न जो है वो तो मिल ही रहा है उसको, प्लस जो रिस्क प्रीमियम ले रहा है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से वो कितना है, मतलब रिस्क प्रीमियम फॉर कंपनी बीटा सिक्योरिटी यहां बोला जाएगा। तो अब इसी से हम फॉर्मूला फिर से डिराइव कर देते हैं। मतलब जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी थी जिसका बीटा 0 था, जिसको हमने गवर्नमेंट बोला था, याद होगा आपको, तो उसको हमने आरएफ बोला था, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। उसमें हम क्या प्लस करा रहे थे, जो हमारा रिस्क प्रीमियम है। तो रिस्क प्रीमियम कैसे निकाला था हमने, आरएम माइनस आरएफ करके, जिसमें मैंने 10 माइनस आपका 10 माइनस 6 किया था, 4 आया था। इसी से हमने फिर बीटा भी मल्टीप्लाई किया था, बीटा ऑफ सिक्योरिटीज। तो देखिए वही चीज आई, मिनिमम रिस्क जो है वो तो इन्वेस्टर को फेस बिना किए ही 6% मिल रहा है, उसका रिस्क प्रीमियम कितना है, तो रिस्क प्रीमियम के लिए हमने ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, रिस्क के साथ ये रिटर्न ऐड कर दिया, जो डिफरेंस था हमारा 4% का। तो यही है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसको हम KE के टर्म से डिनोट करेंगे। तो चलिए अब हम एग्जाम में कैसे इन सबको इन सबकी जो टर्मिनोलॉजी है वो कैसे लिखेंगे वो लिखवा देते हैं। आरएफ का मतलब है रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, देन आपका आरएम है रिटर्न ऑफ मार्केट, जो मार्केट में रिटर्न मिल रहा है, ये रिस्क फ्री सिक्योरिटीज का रिटर्न है। और यहां पे आरएम माइनस आरएफ, ये जो मेरा है ये आरएम माइनस आरएफ क्या है, ये हमारा रिस्क प्रीमियम है। रिस्क लेने की वजह से मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, तो हमने क्या किया था, मार्केट का 10 था, फ्री 10% था हमारा, 6% था फ्री, तो डिफरेंस जो था 4 का आया था। जो मार्केट में आते ही मेरा एक्स्ट्रा जो प्रीमियम मिल रहा था वो 4% था, तो रिस्क प्रीमियम। और बीटा ऑफ सिक्योरिटीज है ये हमारा, जो बीटा ऑफ सिक्योरिटीज आया था 1.4, बीटा ऑफ सिक्योरिटी किसी एक कंपनी का जो बीटा होगा। तो ये इस तरह आपको एग्जाम में लिखना है, ये फॉर्मूला डिराइव करके बताना है और ये चीज लिखनी है। अगर जैसे आपको एग्जाम में बीकॉम लेवल पे तो सिंपली आपका फॉर्मूला पूछ देगा या फिर क्वेश्चन दे देगा, इस फॉर्मूले में पुट करके आप निकाल सकते हैं। डेरिवेशन समझना जरूरी है, तभी इसका पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर होता है। अच्छा, अब हम आपको इसको रिलेट करवाते हैं मैथमेटिक्स की जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी उससे, और इजीली आपको माइंड में आ जाएगा कि ये कैसे डिराइव होकर आया। ये ऐसे ही नहीं बना, ये मैथमेटिक्स की कोई इक्वेशन थी, उसको उन्होंने उठाया और उसमें ये पुट करके रखा। तो देखिए स्ट्रेट लाइन एक इक्वेशन थी हमारी, आपको अगर याद हो 11-12 में पढ़ी होगी, y = mx + c। आई थिंक ये इक्वेशन आपको याद हो। तो इसी से देखिए हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। y है मेरा रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर, जिसको हमने KE बोला। C क्या है मेरा, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज पे जो रिटर्न है, तो मैंने RF लिख दिया C की जगह। M और X बचा, मेरा X जो है बीटा ऑफ सिक्योरिटीज है, तो मतलब बीटा ऑफ सिक्योरिटीज X हो गया, और M क्या है, रिस्क प्रीमियम RM माइनस RF, RM माइनस RF। तो ये देखिए वही फॉर्मूला मेरा फिर से जनरेट हो गया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो ये तो था पूरा एक्सप्लेनेशन हमारा कि ये इक्वेशन कहां से डिराइव हुई। तो डेरिवेशन के मैंने 2 तरीके आपको बता दिए कि कैसे आप रिकॉल कर सकते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की हेल्प से, और एक जो डेरिवेशन मैंने पूरा एग्जांपल लेके समझाया था उसकी हेल्प से लेकर, केस 1 जो था हमारा। अब हम लास्ट जो है हमारा ग्राफ, उसको समझाते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट को हम अब ग्राफिकल वे में एक्सप्लेन करेंगे। आपको मन में वो जो इक्वेशन मैंने बताई थी
रिटर्न ऑन इक्विटी की RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ सिक्योरिटीज, उसको ध्यान में रखना है। तो मैंने अभी आपको बताया पूरे कॉन्सेप्ट में, मैंने एक्स एक्सिस पे रिस्क लिया है जिसको हमने बीटा से डिनोट किया है, और यहां पे रिटर्न है। अगर हम जीरो रिस्क लेते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास जो रिटर्न है वो मिल ही जाएगा। अगर हम कोई भी रिस्क नहीं उठा रहे हैं, बीटा जब मेरा जीरो है, तो मुझे रिटर्न मिल रहा है RF के नाम से, रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, जो मैंने आपको बताया था 6% था हमारा। अगर हम बीटा उठाने को रेडी हैं वन का, मैंने जैसे मार्केट में बताया था कि 1 रिस्क है, निकाल कर भी दिखाया था 1 रिस्क है, अगर 1 रिस्क का हम बीटा अगर उठा रहे हैं तो मेरा रिटर्न जो था 6 से 10% हो जा रहा था, तो हमारा रिटर्न जो था RM हो गया था। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि रिस्क फ्री सिक्योरिटीज पे तो हमें 6% मिल ही रहा है, जब हमारा बीटा 1 हो जा रहा है, मतलब मार्केट का बीटा आ जा रहा है, तो मेरा रिटर्न RM हो जा रहा है। तो इसी से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो यहां पे ये पॉइंट आ रहा है मेरा जहां पे मार्केट का रिटर्न है, तो इससे हमें क्या समझ में आया, अगर हम कोई भी रिस्क नहीं उठा रहे हैं तो मेरा बीटा जो रिस्क है, जो रिटर्न है, वो यहां 6% है। लेकिन जब हम इतना बीटा उठाने के लिए रेडी हैं, मतलब यहां से यहां तक का जब हम रिस्क ले रहे हैं 1 का, तो मेरा फ्री से एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, जिसको हमने रिस्क प्रीमियम नाम दिया था, वो ये वाला पार्ट है। ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसको हमने बोला था RM माइनस RF। तो देखिए यहां क्या समझ में आया हमें कि हमें इतना जो पार्ट था वो तो मिल ही रहा था बिना रिस्क लिए, जब हम मार्केट में आए तो मेरा इतना रिस्क प्रीमियम हो गया, जिसको हमने RM माइनस RF से डिनोट किया। लेकिन जो इन्वेस्टर है वो मार्केट में तो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता, तो वो कहां जाएगा, किसी कंपनी पे जाएगा, मतलब किसी एक इंडिविजुअल सिक्योरिटीज पे जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन है। लेकिन जो इन्वेस्टर है वो रैशनल है, उसको पता है कि मार्केट में इतना रिटर्न मिल ही रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने बीटा को बढ़ाएगा, और उसका बीटा यहां पर कहीं पे भी आ सकता है, कम भी हो सकता है कंपनी पे इन्वेस्ट करने की वजह से, और उसका रिस्क ज्यादा भी हो सकता है। तो इन्वेस्टर जो है वो अपना बीटा सपोज 1.4 लेता है, सपोज यहां पे उसका बीटा आता है 1.4, तो उसका रिटर्न हमें मेन निकालना है कितना है। तो उसका रिटर्न जो है, अगर जब वो इतना रिस्क लेता है, अगर उसका रिटर्न RE है, मतलब ये कंपनी का सिक्योरिटीज वाला रिटर्न है, तो उसका रिटर्न हमें इस लाइन से मिल जाएगा। हमने यहां रिटर्न एक्सपेक्ट किया ना उसने, कि मार्केट से ज्यादा कितना रिटर्न आ रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है एक्स्ट्रा है मार्केट से, और वहीं से इसका बीटा भी 1.4 है। तो यही चीज हमें बतानी थी आपको कि जो इन्वेस्टर है वो इतना तो एक्सपेक्ट, उसको तो इतना तो फ्री में मिल जा रहा है बिना रिस्क लिए, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है यही वो निकालना चाह रहा है। इस ग्राफ से हमने आपको समझाया। तो अब देखिए यहां पे भी फॉर्मूला बन के आया मेरा, जो भी हमने आपको बताया था, RF, देखिए RF प्लस ये मेरा हमारा RM माइनस RF हो गया, और बीटा ऑफ सिक्योरिटीज, ये बीटा ऑफ सिक्योरिटीज हो गया। तो इसी से हमारा फॉर्मूला यहां पे क्या बनकर आया, यहां पे मेरा बना RE इज इक्वल टू, कैसे निकल रहा है मेरा RE, रिटर्न जो है RE कैसे निकल रहा है, ये मतलब RF प्लस, फिर हम क्या कर रहे हैं, RM माइनस RF, RM माइनस RF इंटू बीटा ऑफ सिक्योरिटीज, ये जो बीटा ऑफ सिक्योरिटीज मैंने लिया 1.4, उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये तो हो गया पूरा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कि आप एग्जाम में किस तरह इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। अब एक चीज और बचती है हमारी, जो जनरली मार्केट में होता है हमारा, जो बीटा आ रहा था, इसमें जो भी स्टॉक्स आते हैं उसको हम कहते हैं डिफेंसिव स्टॉक, डिफेंसिव स्टॉक, और जो रिस्क लेकर रिटर्न देते हैं उनको हम कहते हैं एग्रेसिव स्टॉक, मतलब मार्केट से जो ज्यादा रिस्क, एग्रेसिव स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं, जिनका मार्केट से बीटा ज्यादा होता है। तो डिफेंसिव स्टॉक कौन कौन से होते हैं, जिसमें सपोज FMCG सेक्टर आ जाता है, FMCG वाले स्टॉक्स हो जाते हैं, जो नेसेसिटी वाले होते हैं, जैसे फार्मा हो गया, इंफ्रा हो गया, ऐसे स्टॉक। एग्रेसिव कौन से होते हैं, जो IT सेक्टर के होते हैं। आपके इस तरह के स्टॉक्स जो होते हैं वो एग्रेसिव और डिफेंसिव में कैटेगराइज कर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू बीटा। तो ये तो हो गया पूरा हमारा CAPM मॉडल। अब नेक्स्ट वीडियो से हम आपको क्वेश्चंस लगवाएंगे CAPM मॉडल के।